हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें। तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है? तो जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ, तो फिर ये किस तरह से एटम के अंदर अरेंज रहते हैं, इस अरेंजमेंट को ही एटॉमिक मॉडल बोला गया। मतलब अब जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। सबसे पहले जे जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोला गया। तो थॉमसन के द्वारा ये प्रपोज किया गया कि एटम जो है स्फेरिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड रहता है। जैसे आप वाटरमेलन समझते हैं ना, वाटरमेलन इसी टाइप का स्ट्रक्चर। वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट रहता है वो पॉजिटिव स्फीयर कहलाएगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेड वाले पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और जो सीड होता है वाटरमेलन में वहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। वाटरमेलन टाइप की स्ट्रक्चर आप एटम का समझ सकते हैं कि वाटरमेलन जो है वो आपका एटम है, जिसमें रेड वाला पार्ट जो है पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है रेड वाले पार्ट में, और जहां जहां सीड होता है वहां वहां इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका एटम इस तरह का होता है। ये थॉमसन के द्वारा एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस पुडिंग जो होता है और वाटरमेलन, इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो बोला गया कि पॉजिटिव स्फीयर जो है वो आपका स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है, और उसमें जो करेंट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स जो रहता है, ड्राई फ्रूट्स के जगह इलेक्ट्रॉन आपका एम्बेडेड है। मतलब स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह एक्ट करता है, और ड्राई फ्रूट्स जहां जहां रहता है क्रिसमस पुडिंग में वहां वहां इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो ये आपका स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग की तरह एटम का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मतलब जिस तरह से वाटरमेलन में आपका सीड रहता है, उसी तरह से एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से एम्बेडेड रहता है। इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव स्फीयर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेरिकल पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोटॉन है यहाँ पे नहीं है, हर जगह है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वही है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स होता है करंट क्रिसमस पुडिंग में, वहां पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो ये आपका स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह एक्ट करता है, और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स की जगह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दोनों सेम ही टाइप है। अगर आपको क्रिसमस पुडिंग पता है तो आप उससे भी सोच सकते हैं। वाटरमेलन तो देखे ही होंगे, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से वाटरमेलन होता है। अब ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया, तो स्टार्टिंग में तो बोला गया कि हाँ यही स्ट्रक्चर एटम का सही है, कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे पता चला कि नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है, इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि गोल्ड का जो है थीन फॉयल लिया गया, मतलब गोल्ड का थीन शीट लिया गया, गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। और इस शीट के द्वारा अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ, मतलब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इस शीट के द्वारा पास किया गया। तो जब गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है इस गोल्ड फॉयल को अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए। उसमें से बहुत ही कम थे जो कि अपना पाथ को रिट्रेस कर दिए। ये सारा गोल्ड का आइटम है, अल्फा पार्टिकल जब पास हो रहा है तो ये स्ट्रेट एकदम पास हो रहा है। जबकि देखिए थॉमसन के अकॉर्डिंग ये पूरा एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, और अल्फा पार्टिकल्स होता है आपका हीलियम 2 प्लस, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब हाई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो ये अपना पाथ डिफ्लेक्ट करना चाहिए, जबकि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाता है बिना अपना पाथ को डिफ्लेक्ट किए, और जो लगभग न्यूक्लियस के आसपास से क्रॉस कर रहा था उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था।
और बहुत कम था जो कि अपना पाथ को रिट्रेस कर रहा था, मतलब जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। अल्फा पार्टिकल इधर आया और इसी डायरेक्शन में आ गया, देखिए आया और वापस लौट गया। लगभग 180 डिग्री से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल्स इन सभी में आपको दिख रहा है जो कि रिट्रेस किया पाथ, बाकी बहुत सारा तो स्ट्रेट लाइन में चला गया और बहुत कम एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेवलप किया जो न्यूक्लियस के आसपास था। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि ये पूरा जो एटम है इसमें पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। अगर पूरा में रहता तो सभी का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जो न्यूक्लियस के आसपास से जा रहा है अल्फा पार्टिकल सिर्फ उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये वाला देखिए नजदीक से जा रहा है न्यूक्लियस के तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, और जो पूरा पूरी टकरा गया वो तो अपना पाथ ही रिट्रेस कर दिया, ये लगभग 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया। इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है वो गलत प्रूफ हो रहा था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि अल्फा पार्टिकल क्यों अनडिफ्लेक्टेड चला जा रहा है। तो वही है कि रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो इसमें पाया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड टू गोल्ड फॉइल, वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल्स। तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गया, मतलब गोल्ड फॉइल को क्रॉस किया तो उसमें थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो था वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट किया और उसमें बहुत ही कम था जो कि अपना पाथ को रिट्रेस कर दिया, मतलब जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। ये जब एकदम बीचों बीच न्यूक्लियस से जब पास करेगा तब ऐसा होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि इससे ये कंक्लूड किया गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इन दोनों में रिपल्सन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस कर देता है अपना पाथ को। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट पास अनडेविएटेड। तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडेविएटेड पास हो गया गोल्ड फॉइल को। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम विद एम्प्टी, अनडेविएटेड पास हुआ मतलब एटम के अंदर जो ये सारा स्पेस है ये एम्प्टी है, और जितना पॉजिटिव चार्ज और मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बस इस न्यूक्लियस के अंदर है, पूरा एटम जो है वो एम्प्टी है। और also all positive charge as well as mass is located in a very small volume of atoms called nucleus। तो सारा स्पेस एम्प्टी है और जितना पॉजिटिव चार्ज और मास होता है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम्स में कंसंट्रेटेड है, और उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास और चार्ज कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, बस इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर, बाकी पूरा आइटम एम्प्टी है। इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोला गया कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, मतलब सेंटर के तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी ये सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये आप लोग पढ़िएगा फिजिक्स में सर्कुलर मोशन चैप्टर में। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। दो चार्ज अगर अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और ये हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए ये सर्कल है, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ आ गया तो इस तरफ, तो हमेशा सेंटर की तरफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो जे थॉमसन का तो गलत ही हो गया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये मॉडल जो है रदरफोर्ड के द्वारा प्रपोज किया गया।
कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन बाद में ये भी जो है बहुत सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें से एक प्रॉपर्टीज था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है? तो क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है ये अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में ट्रेवल करता है, मतलब चार्ज पार्टिकल का एक्सिलरेशन होता है, मतलब ये मूव तो करता है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से नहीं, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। यही है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है ये सर्कुलर ऑर्बिट में और इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, मतलब इस पे एक्सिलरेशन है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। अगर एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करना चाहिए। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये आपका एक्चुअली में लाइट रे होता है। जैसे आपका विजिबल लाइट होता है विजियोर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसी तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें कि विजियोर तो विजिबल होता है, बाकी जो लाइट रे होता है वो इनविजिबल होता है, लेकिन एनर्जी होता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसी टाइप का होता है लाइट रे। कहने का मतलब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा तो एनर्जी इसका कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होगा, कंजर्व है एनर्जी, कहीं से एनर्जी आ नहीं रहा है और ये एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो इसका एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो mv²/r एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। अब इसमें वेलोसिटी कम रहा है, वेलोसिटी कम रहा है तो रेडियस भी कम होते जाएगा। v²/r का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम ही है अगर रेडियस यही है तो। एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो चार्ज q1 q2 डिस्टेंस r से सेपरेटेड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है k q1 q2/r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा k q1 q2/r²। q1 होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो q2 होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ये r रेडियस के सर्कल में अगर ट्रेवल कर रहा है तो r², वही mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए अगर रेडियस चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला तो उतना ही रहेगा। अब mv²/r ये भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो गया तो r को तो डिक्रीज होना ही पड़ेगा, तभी तो ये k q1 q2/r² के इक्वल होगा। तो इस तरह से रेडियस भी डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब ये इमिट करेगा तो ये धीरे धीरे करके ये स्मॉलर रेडियस में ट्रेवल करने लगे, फिर इस रेडियस में भी जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, तो फिर और कम रेडियस होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए, अगर ये चार्ज एक्सिलरेटेड पार्टिकल है तो इसको जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बात तो सही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि ये चार्ज एक्सिलरेटेड पार्टिकल है, इसमें फोर्स है तो एक्सिलरेशन भी होगा, फोर्स इक्वल टू ma। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब लाइट रे इमिट करेगा, तो इसका एनर्जी कम होते जाएगा, तो वेलोसिटी कम होते होते इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए। तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही जो है रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
Rutherford could not explain Maxwell's theory of electromagnetic waves. As per Maxwell, when a charged particle is accelerated, it loses its energy in the form of electromagnetic waves. तो वही बात है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड रहता है तो वो अपना एनर्जी लूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट करता है अपना एनर्जी, तो उसका एनर्जी कम हो जाता है। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज एक्सिलरेटेड पार्टिकल दे शुड आल्सो लूज देयर एनर्जी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये भी चार्ज एक्सिलरेटेड पार्टिकल है तो इसको भी अपना एनर्जी लूज करना चाहिए और फाइनली इसको न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए एंड इवेंचुअली फॉल इनटू न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो रदरफोर्ड जो है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसी तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल जो है ये भी पूरा सही नहीं है। फर्दर बोर के द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया जाएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।